सभी दोस्तों को नमस्कार। स्वागत करता हूं आपका अपने इस चैनल गॉड ऑनलाइन क्लासेस में। दोस्तों, जैसे कि हम जानते हैं कि केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा सीटेट का जो नोटिफिकेशन है वो आ चुका है और 30 अक्टूबर से आप इसे ऑनलाइन आवेदन कर पाएंगे। और इसका जो एग्ज़ाम होगा वो आपका दिसंबर 15 के बाद और 15 जनवरी के बीच में होगा दोस्तों। तो इसके लिए आप लोग अभी से अपनी तैयारियों में जुट गए हैं और काफ़ी लोग वीडियोस देखकर बता रहे हैं कि वो लोग तैयारी कर रहे हैं दोस्तों। तो आज की इस वीडियो में सामाजिक अध्ययन के अंतर्गत फिर से एक वीडियो लेकर के आया हूं आप लोगों के सामने। और ये लगातार मेरी 7वीं वीडियो है दोस्तों, क्योंकि सामाजिक अध्ययन से आप लोगों के सामने 60 क्वेश्चन आते हैं। और ये आप लोगों का जो सामाजिक अध्ययन वाला जो पोर्शन हो, या फिर ये कह सकते हैं क्योंकि 90 मार्क्स लाने हैं हमें, तो उसके लिए काफ़ी अच्छा स्कोरिंग हो जाता है दोस्तों। तो इसकी अगर हमारी अच्छी तैयारी रहती है तो हम लोग यहाँ पर अच्छा स्कोर कर पाते हैं दोस्तों। तो आज की वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से एक छोटा सा अनुरोध रहेगा कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और साथ ही साथ इस वीडियो को देखने के बाद अगर आपने इससे पूर्व की जो 6 वीडियोस जो बना चुका हूं मैं, या 7 वीडियो जो भी बना चुका हूं, उनको अगर आपने नहीं देखा है तो उनको भी आप जरूर देख लीजिएगा, ताकि आपका एक रिहर्सल हो जाए या आपकी एक तैयारी हो जाए, आप लोगों को पता लग सके कि किस तरीके के क्वेश्चन सीटेट 2022 में पूछे जाने वाले हैं दोस्तों। तो बढ़ते हैं आज के पहले क्वेश्चन की ओर। देखते हैं, पहला क्वेश्चन आ रहा है दोस्तों कि अधोलिखित में से किस लेखक की पुस्तक से कश्मीर के 12वीं शताब्दी या ईस्वी इतिहास का विवरण प्राप्त होता है। ठीक है, तो 12वीं शताब्दी का जो इतिहास का जो विवरण जो हमें प्राप्त होता है वो किस पुस्तक से प्राप्त होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन है जलहण, कालिदास, कलहण या विलहण। तो देखिए दोस्तों, आपने एक पुस्तक का नाम सुना होगा, राजतरंगिणी। राजतरंगिणी, ठीक है दोस्तों। राजतरंगिणी में कश्मीर के इतिहास पर काफी चर्चा की गई है। और राजतरंगिणी जो लिखी है वो लिखी है आपकी कलहण ने दोस्तों, याद रखेंगे, कलहण ने लिखी है राजतरंगिणी। और राजतरंगिणी में कश्मीर के इतिहास का विवरण हमें प्राप्त होता है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। भारतीय पुरातत्व पर्यवेक्षण का गठन किसने किया था। तो भारतीय पुरातत्व पर्यवेक्षण का जो गठन किया गया था दोस्तों, आपको पता है पिछली वीडियो में मैंने बताया था आप लोगों को कि 1861 ईस्वी में किया गया था। और इसका गठन किसने किया, यहाँ पर ऑप्शन है अलेक्जेंडर कनिंघम, विलियम जोन्स, जेम्स बेंगेस या एनपी चक्रवर्ती। तो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण जो विभाग का जो स्थापना की गई थी 1861 ईस्वी में, वो की गई थी दोस्तों अलेक्जेंडर कनिंघम को। ठीक है, तो भारतीय पुरातत्व का जनक भी कहा जाता है अलेक्जेंडर कनिंघम को दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से भारत के सिविल सेवा का जनक किसे माना जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत बार पूछा जाता है, सिविल सेवा का जनक किसे माना जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन है लॉर्ड कॉर्नवालिस, वॉरेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड वेलेजली या लॉर्ड विलियम बेंटिक। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस को क्या माना जाता है, भारत में सिविल सेवा का जनक माना जाता है दोस्तों। ठीक है, सिविल सेवा का जनक माना जाता है लॉर्ड कॉर्नवालिस को। और सिविल सेवा दिवस मनाया जाता है 21 अप्रैल को दोस्तों, याद रखेंगे 21 अप्रैल को क्या मनाया जाता है, भारतीय सिविल सेवा दिवस भी मनाया जाता है। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स नीति किसने बनाई थी, यानी कि राज्य हड़प नीति किसने बनाई थी। तो यहाँ पर ऑप्शन है लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड डलहौजी या लॉर्ड क्लाइव। तो देखिए दोस्तों, जो राज्य हड़प की जो नीति थी उसमें क्या था कि जो राजा के उत्तराधिकारी नहीं थे, ठीक है, तो उन राज्यों को कहाँ मिलाने की बात की गई थी, अंग्रेजी शासन में मिलाने की बात की गई थी। तो उसी के लिए एक नाम दिया गया डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स नीति या फिर राज्य हड़पने की नीति। तो किसने बनाई थी राज्य हड़पने की नीति, तो वो बनाई थी आपका लॉर्ड डलहौजी ने दोस्तों, याद रखेंगे लॉर्ड डलहौजी। इसमें सतारा, झांसी इत्यादि जो राज्य थे इनको मिलाने की बात की गई थी। तो और कहीं ना कहीं ये लॉर्ड डलहौजी की जो ये राज्य हड़प की नीति थी, ये आपके 1857 की क्रांति के लिए भी एक प्रमुख कारण बनी थी दोस्तों। ठीक है, तो लॉर्ड डलहौजी ने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स नीति या फिर ये कह सकते हैं कि राज्य हड़प की नीति बनाई थी दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ेंगे दोस्तों। बंगाल सती विनिमय 1829 भारत के किस गवर्नर द्वारा लाया गया, यानी कि सती प्रथा को निषेध करने के लिए जो अधिनियम लाया गया 1829 ईस्वी में, ठीक है, वो किस गवर्नर जनरल के द्वारा लाया गया था। तो यानी कि ये भी कह सकते हैं कि सती प्रथा का अंत भारत में किस गवर्नर जनरल के टाइम पर हुआ। तो यहाँ पर ऑप्शन है एडवर्ड लॉ, लॉर्ड विलियम बेंटिक, सर हेनरी हार्डिंग या विलियम बटरवार्थ बेले।
तो आप सभी लोगों को पता है दोस्तों कि जो सती प्रथा का अंत कर दिया गया था 1829 ईस्वी में, और राजा राम मोहन राय के भी काफी प्रयास किए थे इसमें, और उस समय के जो गवर्नर जनरल थे लॉर्ड विलियम बेंटिक, तो लॉर्ड विलियम बेंटिक इसके लिए क्या लाए थे, कानून बना करके लाए थे। क्योंकि सती प्रथा में क्या होता था दोस्तों कि अगर किसी स्त्री का पति मर जाता है तो उस स्त्री को भी जिंदा जला लिया जाता था, जो कि एक बहुत ही गलत कह सकते हैं कि प्रथा थी दोस्तों। तो लॉर्ड विलियम बेंटिक ने सती प्रथा का अंत किया था 1829 ईस्वी में दोस्तों, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ेंगे दोस्तों। किस गवर्नर जनरल के समय भारत का स्वतंत्रता संघर्ष सिपाही विद्रोह हुआ था? अब सिपाही विद्रोह किसे कहा जाता है? 1857 की क्रांति को दोस्तों, आप लोगों को सभी को पता है, ठीक है। सिपाही विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है। पहला सिपाही विद्रोह या स्वतंत्रता संग्राम पहला 1857 की क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। तो किस गवर्नर जनरल के टाइम पे हुआ था दोस्तों ये? तो यहाँ पर ऑप्शन है लॉर्ड एलनबर्ग, लॉर्ड हार्डिंग, लॉर्ड बेंटिक या लॉर्ड कैनिंग। तो जो 1857 की क्रांति या फिर ये कह सकते हैं कि भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था, वो हुआ था आपका लॉर्ड कैनिंग के टाइम पे दोस्तों, याद रखेंगे। लॉर्ड कैनिंग के टाइम पर हुआ था ये, ठीक है। तो ये चीज आप लोग क्लियर याद रखेंगे। अगर वीडियो पसंद आ रही है दोस्तों तो लाइक करना ना भूलें, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लें दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। पहला हिंदी अखबार 30 मई 1926 को शुरू किया गया था। उस दिन हिंदी पत्रकारिता दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस अखबार का नाम क्या था? आपको पता होना चाहिए कि भारत का जो पहला हिंदी अखबार था उसका नाम था दोस्तों उदंड मार्तंड, याद रखिएगा। हिंदी में प्रकाशित होने वाला पहला अखबार था उदंड मार्तंड, और जो इसका प्रकाशन शुरू किया गया था वो किया गया था आपका 30 मई 1926 ईस्वी को, ठीक है, 1826 सॉरी, ठीक है। 30 मई 1826 ईस्वी को उदंड मार्तंड का प्रकाशन किया गया था। कलकत्ता से प्रकाशित होता था साप्ताहिक रूप से दोस्तों, ठीक है। और 30 मई को ही तब क्या मनाया जाने लगा, पत्रकारिता दिवस के रूप में भी, हिंदी पत्रकारिता दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। तो भारत का पहला हिंदी अखबार कौन सा है? उदंड मार्तंड। और कब प्रकाशित हुआ था? 30 मई 1826 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था दोस्तों, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे दोस्तों। स्वतंत्रता संग्राम में मदद करने के लिए लोकमान्य तिलक द्वारा कौन सा अखबार शुरू किया गया था? तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी कई बार पूछ लिया जाता है कि स्वतंत्रता संग्राम में मदद करने के लिए लोकमान्य तिलक द्वारा कौन सा अखबार शुरू किया गया था? ऑप्शन है केसरी, अमृत बाजार पत्रिका, गदर या हरिजन, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा केसरी, यानी कि केसरी समाचार पत्र का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया था? ये किया गया था आपका लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। और ये इसका जो प्रकाशन शुरू हुआ था दोस्तों 1881 ईस्वी में इसका प्रकाशन शुरू हो गया था, और ये एक मराठी अखबार था दोस्तों, मराठी भाषा में ये प्रकाशित किया गया था दोस्तों, ठीक है। तो ये चीज आप लोगों को क्लियर हो जानी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। भारतीय स्वतंत्रता के दौरान समाचार पत्र यंग इंडिया को किसके द्वारा प्रकाशित किया गया था? आपको बता देना चाहूंगा दोस्तों, यंग इंडिया एक अंग्रेजी समाचार पत्र था, ठीक है, अंग्रेजी समाचार पत्र था, और इसका जो प्रकाशन हुआ था 1919 ईस्वी में हुआ था दोस्तों, याद रखेंगे। यंग इंडिया एक अंग्रेजी समाचार पत्र था जिसका प्रकाशन की कब हुआ था? 1919 ईस्वी में। और किसके द्वारा प्रकाशित किया गया? यहाँ पर ऑप्शन है बी आर अम्बेडकर, सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी या जवाहरलाल नेहरू। तो यंग इंडिया जो समाचार पत्र था दोस्तों वो चलाया था महात्मा गांधी ने अंग्रेजी में, और 1919 में इसका प्रकाशन किया था दोस्तों। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ चुका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। उस वास्तुकार का नाम बताइए जिसने नई दिल्ली का डिजाइन किया है, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों 1911 ईस्वी में जो दिल्ली दरबार लगा था, ठीक है, उसमें राजधानी को स्थानांतरित करने की बात आई थी कि कलकत्ता से राजधानी को स्थानांतरित कर दिया गया था, कहाँ? नई दिल्ली में। तो उस जो अभी ये हमारा जो नई दिल्ली यानी कि जो राजधानी क्षेत्र है उसी को हम नई दिल्ली कहते हैं, ठीक है। तो इसका जो डिजाइन तैयार किया था नई दिल्ली का, वो किसने किया था? तो यहाँ पर ऑप्शन है ली कार्बूजियर ने, सर एडविन लुटियंस ने, एंडू पॉल ने या जॉर्ज बेकर ने। तो 1912 में दोस्तों याद रखना, सर एडविन लुटियंस ने दिल्ली का जो क्या किया था, डिजाइन तैयार कर लिया था दोस्तों। तो याद रखेंगे कि नई दिल्ली का जो डिजाइन तैयार किया था वो क्या था, लुटियंस साहब ने, सर एडविन लुटियंस ने दिल्ली का डिजाइन तैयार किया था दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ेंगे दोस्तों। स्वेज नहर कब बनकर तैयार हुई थी? ठीक है, आपको पता है दुनिया की सबसे बड़ी नहर, अगर बड़ी नहर की बात करें तो स्वेज नहर विश्व की सबसे बड़ी नहर है, यानी कि इसमें सबसे ज्यादा पानी का पानी है ये कह सकते हैं, ठीक है। और ये लगभग 168 किलोमीटर की नहर है दोस्तों, 168 किलोमीटर की नहर है। तो ये पूछ रहा है कि
ये नहर बन करके कब तैयार हुई थी? तो दोस्तों याद रखिएगा, सुएज नहर कब बन के तैयार हुई थी। आपको महात्मा गांधी का जन्म याद होगा दोस्तों, ठीक है, 2 अक्टूबर 1869, ठीक है, ठीक है। तो वैसे ही आप इसको याद रख लीजिए कि 1869 में सुएज नहर का क्या हुआ था, निर्माण हुआ था दोस्तों। 1869 में सुएज नहर बन करके तैयार हुई थी, 169 किलोमीटर लंबी है, ठीक है। और लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ती है दोस्तों, ये लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ती है। कई बार ये पूछ लिया जाता है कि सुएज नहर किसके बीच में है, तो लाल सागर को भूमध्य सागर के बीच जोड़ती है ये, ठीक है। और इससे यूरोप से एशिया आने यानी कि भारत आने के लिए भी काफी कम दूरी तय करनी पड़ती है दोस्तों। बहरहाल सुएज नहर का जो संचालन करता है वो मिस्र करता है अभी फिलहाल में, ठीक है, सुएज नहर प्राधिकरण के अंतर्गत, ठीक है। तो याद रखेंगे सुएज नहर 1869 में बन के तैयार हुई थी और ये विश्व की सबसे बड़ी नहर है दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात किस देश में स्थित है? तो विश्व का जो सबसे ऊंचा जलप्रपात है वो किस देश में स्थित है? आपको पता है एंजल, एंजल जलप्रपात विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, ठीक है। और ये किस देश में है दोस्तों? ऑप्शन है कनाडा, नॉर्वे, वेनेजुएला या इंग्लैंड। तो विश्व का जो सबसे ऊंचा जलप्रपात एंजल है वो वेनेजुएला में है दोस्तों, याद रखेंगे, तरुण नदी पर, ठीक है, तरुण नदी पर, या चरुण नदी लिखा रहता है, चरुण, ठीक है, चरुण नदी या तरुण नदी पर है एंजल जलप्रपात। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है दोस्तों वेनेजुएला, दक्षिण अमेरिका में दोस्तों, याद रखेंगे, ठीक है। तो विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात एंजल वेनेजुएला में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ेंगे, वायुमंडल का कौन सा भाग रसायन मंडल का एक भाग है, यानी कि उसमें रसायन है? तो ऑप्शन है आयन मंडल, समतल समताप मंडल, क्षोभ मंडल या ओजोन मंडल, ठीक है। तो याद रखिएगा दोस्तों, जो रसायन मंडल यानी कि जैसे क्लोरोफ्लोरो गैस हो गई या विभिन्न प्रकार की जो गैसों का उत्सर्जन होता है वो होता है आपका ओजोन में, ठीक है। तो वायुमंडल का कौन सा भाग रसायन मंडल का एक भाग है? तो आप कहेंगे ओजोन मंडल। याद रखिएगा दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है ये क्वेश्चन भी और आने की संभावना है। तो वायुमंडल का कौन सा भाग रसायन मंडल का भाग है? तो आप कहेंगे ओजोन मंडल। और ओजोन मंडल किसके अंतर्गत आता है? तो समताप मंडल के अंदर आता है दोस्तों, ये याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ेंगे, दीर्घ रेडियो तरंगे पृथ्वी की किस सतह से परावर्तित होती हैं? ठीक है, आपको वायुमंडल की सभी परतों के बारे में पढ़ा होगा आप लोगों ने। तो जो रेडियो तरंगे हैं वो पृथ्वी के किस सतह से परावर्तित होती हैं? तो यहाँ पर ऑप्शन है आयन मंडल, क्षोभ मंडल, समतल मंडल या ये सभी। तो जो दीर्घ रेडियो तरंगे होती हैं दोस्तों वो आयन मंडल से क्या होती हैं? परावर्तित होती हैं। आयन मंडल से ही क्या होती हैं? वो परावर्तित होकर के वापस आती हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, विसुवियस ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? आपको पता होना चाहिए दोस्तों, जो विसुवियस ज्वालामुखी है ये सुसुप्त सुसुप्त है दोस्तों, ठीक है, ठीक है, सुसुप्त सुसुप्त ज्वालामुखी है, ठीक है। यानी कि इसमें कभी आया था होगा आदिकाल में और अब लगभग नहीं आते हैं उद्गार, ठीक है। तो विसुवियस ज्वालामुखी किस देश में है? तो यहाँ पर ऑप्शन है इंडोनेशिया, मैक्सिको, इटली या कीनिया। तो ये याद रखिएगा, जो विसुवियस ज्वालामुखी है वो इटली में स्थित है दोस्तों, नेपल्स की खाड़ी में, ठीक है, या नेपल्स द्वीप पर भी कह सकते हैं, ठीक है। तो विसुवियस ज्वालामुखी आपका इटली में है, ये याद रखेंगे आप लोग। और ये सुसुप्त प्रकार का ज्वालामुखी है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी एक झील तंजानिया तथा युगांडा के बीच अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाती है? तो तंजानिया और युगांडा, और बरूनी भी है वहां पर, ठीक है। तो तंजानिया और युगांडा के बीच में एक अंतरराष्ट्रीय सीमा कौन सी झील बनाती है? तो ऑप्शन है मलावी, चाड, विक्टोरिया या इनमें से कोई नहीं। तो तंजानिया और युगांडा ये अफ्रीकन कंट्री हैं दोस्तों, और इन्हीं के बीच में, तंजानिया और युगांडा के बीच में विक्टोरिया झील है दोस्तों। कौन सी झील है? विक्टोरिया। और इसी विक्टोरिया झील से विश्व की जो सबसे लंबी नदी है नील नदी, नील नदी का उद्गम स्थल ये विक्टोरिया झील ही है दोस्तों। ये विक्टोरिया झील तंजानिया और युगांडा के बीच में स्थित है और ये यहाँ से आपकी नील नदी निकलती है। तो नील नदी कहाँ से निकलती है? विक्टोरिया से। तंजानिया और युगांडा की सीमा पर ये झील है विक्टोरिया, ठीक है। और नील नदी को मिस्र का वरदान, मिस्र मिस्र को नील नदी का वरदान भी कहा जाता है दोस्तों, ठीक है। तो ये चीज आप लोगों को क्लियर होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे दोस्तों, वायुदाब में अचानक आने वाली कमी निम्न में से किसका सूचक होती है? तो वायुदाब में एकदम से अचानक कमी आ जाए तो किस चीज का सूचक होती है? तूफानी मौसम, स्वच्छ मौसम, वर्षा मौसम या इनमें से कोई नहीं।
तो दोस्तों अगर वायु दाब में अचानक से कमी आ गई तो सोच लीजिएगा कि तूफानी मौसम होने वाला है, तूफान आने वाला है। याद रखेंगे, ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है कि वायु दाब में अचानक कमी आ जाए तो तूफानी मौसम होने के संकेत हैं दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। संचार उपग्रह किस वायुमंडलीय स्तर पर स्थित होते हैं? तो संचार उपग्रह जो कि अभी हम बात कर रहे थे दोस्तों इससे पूर्व भी, ठीक है, कि जो रेडियो तरंगे होती है वो कहाँ से परावर्तित होकर के आती हैं, तो वहीं पर संचार उपग्रह भी लगाए जाते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन है क्षोभ मंडल, समतल मंडल, आयन मंडल या क्षोभ मंडल। तो संचार उपग्रह किस वायुमंडलीय स्तर पर स्थित होते हैं? तो आपका आंसर हो जाएगा आयन मंडल दोस्तों, याद रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे दोस्तों। यूरोपवासी किस ग्रह की पूजा देवी के रूप में करते हैं? तो आप लोगों को ये चीज पता हो अगर आपने ग्रहों के बारे में पढ़ा होगा, तो चंद्रमा, पृथ्वी, शुक्र या मंगल। तो यूरोपवासी सौंदर्यता का देव भी कहते हैं शुक्र को, और इसकी पूजा भी करते हैं। ठीक है, देवी के रूप में भी इसकी पूजा करते हैं। और आपको पता है शुक्र को पृथ्वी की बहन, सांझ का तारा, भोर का तारा इत्यादि के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। ठीक है, तो ये चीज आप याद रख लीजिएगा कि यूरोपवासी शुक्र ग्रह को की पूजा देवी के रूप में करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे दोस्तों। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत न्यायालयों द्वारा संसद की कार्यवाही की जांच करना प्रतिबंधित कर दिया गया है? यानी कि संसद की कार्यवाही की जांच कोई भी न्यायालय नहीं कर सकता है, ये किस अनुच्छेद में लिखा गया है? तो ऑप्शन है अनुच्छेद 127, अनुच्छेद 122, अनुच्छेद 126 या अनुच्छेद 139। तो याद रखिएगा दोस्तों, अनुच्छेद 122 ये कहता है कि कोई भी न्यायालय संसद की कार्यवाही की जांच नहीं कर सकता है दोस्तों। ठीक है, तो अनुच्छेद 122 के तहत न्यायालयों को प्रतिबंधित किया गया है संसद की कार्यवाहियों की जांच करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। प्रधानमंत्री पद पर किस एक कार्यकाल के लिए सबसे कम समय के लिए कौन आसीन रहा? यानी कि सबसे कम कार्यकाल के लिए प्रधानमंत्री कौन रहा? तो यहाँ पर ऑप्शन है अटल बिहारी वाजपेयी, और यही रहे थे दोस्तों 13 दिन के लिए। कितने दिन के लिए रहे थे? 13 दिन की में ही इनकी क्या हो गई थी, सरकार गिर गई थी 1996 में। ठीक है, ये अपना बहुमत साबित नहीं कर पाए थे। ठीक है, और 13 दिन की सरकार ही चला पाए दोस्तों। ठीक है, तो सबसे कम कार्यकाल वाले प्रधानमंत्री कौन है? अटल बिहारी वाजपेयी, याद रखेंगे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे दोस्तों। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 35 मुख्यतः मौलिक अधिकारों से संबंधित है, जो कि भारतीय संविधान के डैश में दिए गए हैं दोस्तों। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि जो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 12 से 35 है वो आपके क्या है, मौलिक अधिकार हैं। ठीक है, ये चीज हम जानते हैं दोस्तों कि मौलिक अधिकार कहां से कहां तक है, 12 से 35 तक है। ठीक है, तो कौन से भाग में है? ऑप्शन है भाग 1, भाग 2, भाग 3 या भाग 4। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों कि भाग 3 में मौलिक अधिकारों की बात की गई है, क्योंकि भाग 1 में संघ और राज्य के बारे में बात की गई है, भाग 2 में नागरिकता की बात की गई है, भाग 3 में मौलिक अधिकारों की बात की गई है, और भाग 4 में आपके नीति निर्देशक तत्वों की बात की गई है दोस्तों। तो आंसर हो जाएगा भाग 3 में मौलिक अधिकारों की से संबंधित है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। भारतीय संविधान के किस भाग में भारत को एक कल्याणकारी राज्य के रूप में स्थापित करने की बात की गई है? तो कल्याणकारी राज्य के रूप में स्थापित करने की जो बात कही गई है दोस्तों, वो कही गई है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अंतर्गत। ठीक है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अंतर्गत। और राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किसके अंतर्गत आते हैं, कौन से भाग में आते हैं? भाग 4 में आते हैं दोस्तों। ये चीज आप लोग क्लियर याद रखेंगे दोस्तों, और कई बार पूछ लिया जाता है। और राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व हैं वो आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। अनुच्छेद 36 से 51 तक, अनुच्छेद 36 से 51 तक क्या है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को रखा गया है दोस्तों। ठीक है, तो इस चीज को भी आप लोग क्लियर याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे दोस्तों। राज्य के दायित्व के रूप में पंचायतों के गठन का विचार भारतीय संविधान के किस भाग में उल्लिखित है? आपको पता होना चाहिए दोस्तों कि जो हमारे राज्य के नीति निदेशक तत्व हैं उसमें अनुच्छेद जो 40 है उसमें ये कहा गया है कि प्रत्येक राज्य का ये दायित्व होगा कि वो पंचायतों का गठन करे, और ये महात्मा गांधी की संकल्पना पर आधारित है दोस्तों, क्योंकि सत्ता का विकेंद्रीकरण के लिए महात्मा गांधी ने ये बात कही थी। और अनुच्छेद 40 में ये बात कही भी गई है कि प्रत्येक राज्य का कर्तव्य होगा कि वो ग्राम पंचायतों का या पंचायतों का निर्माण करेंगे। तो आपको पता लग गया कि अनुच्छेद 40 यानी कि 36 से 51 आपके कहाँ है, भाग 4 में, यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में है। तो आपका सीधा सीधा आंसर हो जाएगा अनुच्छेद अध्याय 4 में। ठीक है, पंचायतों के गठन का विचार भारतीय संविधान के किस भाग में उल्लिखित है? तो आप बोलोगे भाग 4 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे दोस्तों।
भारतीय संविधान के भाग 4A, ठीक है, अनुच्छेद 51A में कितने मौलिक कर्तव्य निर्धारित किए गए हैं? आपको पता होना चाहिए दोस्तों कि 36 से 51 तक भाग 4 होता है, ठीक है, और भाग 4 के अंतर्गत आता है, लेकिन 51A अनुच्छेद एक अलग है दोस्तों, ठीक है, और ये आता है 4A में, ठीक है, या 4(1) कह सकते हैं, भाग 4(1) में आता है, और 51A इसके अंतर्गत आपके मौलिक क्या रखे गए हैं? मौलिक कर्तव्यों को रखा गया है दोस्तों, ठीक है। तो मौलिक कर्तव्य कितने हैं अभी भारत में, जो भारत के जो नागरिक हैं उनके कितने मौलिक कर्तव्य हैं? यहाँ पर ऑप्शन आ रहे हैं 9, 11, 10 या 12। तो स्टार्टिंग में आपको पता होना चाहिए दोस्तों कि जब मौलिक कर्तव्य थे वो 10 थे, लेकिन जब 86वां संविधान संशोधन 2002 में हुआ था, ठीक है, 2002 में, और शिक्षा के अधिकार को जोड़ा गया था उसमें, तो अब हमारे पास मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी हो चुकी है? 11 हो चुकी है। याद रखेंगे कि मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है? 11 है दोस्तों, ठीक है। आपको पता होना चाहिए कि मौलिक कर्तव्य सोवियत रूस के संविधान से लिए गए थे, ठीक है। सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़े गए संविधान में, ठीक है, 1976 के द्वारा जोड़े गए थे 42वें संविधान संशोधन के तहत। तो यहाँ पर से कई क्वेश्चन बन जाते हैं आप लोगों के सामने दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ेंगे दोस्तों। संघीय कार्यपालिका की व्याख्या संविधान के किस भाग में की गई है? तो जो संघीय कार्यपालिका है दोस्तों, अनुच्छेद 52 से लेकर 151 तक दोस्तों, ठीक है। तो इसकी व्याख्या कौन से भाग में की गई है? ऑप्शन आ रहे हैं भाग 8, भाग 5, भाग 6, भाग 7। तो आपको पता चल गया है दोस्तों कि 1 से 4 तो आपके भारत के राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों का वर्णन किया गया है। 5 से 11 में आपका नागरिकता की गई है, ठीक है, भाग 2 में। उसके बाद 12 से 35 मौलिक अधिकार हैं दोस्तों 3 में, ठीक है। उसके बाद 36 से 51 तक आपका क्या है? भाग 4 है दोस्तों। और उसके बाद 51 से लेकर 52 से लेकर 151 तक आपका भाग 5 है दोस्तों, ठीक है। तो आपका आंसर आ जाएगा भाग 5। तो इस तरीके से आप अगर भागों को याद करेंगे अनुच्छेदों के हिसाब से, तो आपका आंसर कहीं गलत नहीं होने वाला है। तो संघीय कार्यपालिका की व्याख्या संविधान के भाग 5 में की गई है, अनुच्छेद 52 से लेकर 151 तक दोस्तों, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ेंगे दोस्तों। हमारे संविधान के किस भाग में 3 सोपानों में पंचायतें बनाने की परिकल्पना की गई है? ठीक है, आपको 73वां संविधान संशोधन याद होगा दोस्तों, जिसमें कि 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी, ठीक है। तो भाग 9 में जोड़े गए, भाग 9 में ये बात कही गई कि प्रत्येक जो पंचायती राज की बात की गई है कि 3 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था होनी चाहिए, कहीं 4 स्तरीय भी है, ठीक है। तो 3 सोपानों में पंचायती राज बनाने की जो परिकल्पना की गई है वो भाग 9 में की गई थी, और 73वें संविधान संशोधन 1993 के द्वारा, ठीक है, इसमें के लिए कुछ विशेष 29 विषय रखे गए हैं ग्राम पंचायतों के लिए, ठीक है दोस्तों। और 9A में आपको पता होना चाहिए कि नगर पालिकाओं से संबंधित प्रावधान किए गए हैं दोस्तों, ठीक है। तो ये चीज आप लोगों को याद हो जानी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। भारतीय नागरिकों को प्राप्त मूल अधिकारों की संख्या कितनी है? तो ये चीज आप लोगों को याद होनी चाहिए दोस्तों, ये बहुत इजी क्वेश्चन है। तो आपको पता है कि पहले कितनी हुआ करती थी? 7 हुआ करते थे मौलिक अधिकारों की संख्या, ठीक है, लेकिन अब वर्तमान में कितनी है? 6 है दोस्तों, ठीक है। क्योंकि संपत्ति का अधिकार जो कि अनुच्छेद 31 में था, उसको हटा करके 1900 मतलब ये कह सकते हैं हम कि 44वें संविधान संशोधन 1978 में उसको हटा दिया गया था संपत्ति के अधिकार को। और अब वर्तमान में हमारे पास मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी रह गई है? 6 रह गई है, जो कि क्या है? एक तो आपका समानता का अधिकार है दोस्तों, ठीक है। उसके बाद दूसरा आपका क्या है? समानता का अधिकार हो गया। उसके बाद आपका स्वतंत्रता का अधिकार है, ठीक है, स्वतंत्रता का अधिकार है आपका। उसके बाद आपका शोषण का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, ठीक है, शोषण के विरुद्ध अधिकार है, ठीक है। शोषण के विरुद्ध अधिकार के बाद धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, चौथा, ठीक है। उसके बाद शिक्षा एवं शिक्षा का अधिकार भी कह सकते हैं, या फिर शिक्षा और संस्कृति का अधिकार, ठीक है, 5 हो गए। और छठवां हो गया आप लोगों का संविधान, ये कह सकते हैं कि अनुच्छेद 32, जो जिसके अंतर्गत आपका है, ठीक है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, उपचारों का अधिकार, ठीक है दोस्तों। तो ये इस प्रकार से आपके 6 अधिकार हैं, ठीक है, हमारे मूल अधिकारों की संख्या, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। निम्न में से कौन सा अनुच्छेद 51 को में दिए गए मूल कर्तव्यों में शामिल नहीं है? तो 51 को
को पढ़िए दोस्तों। 11 जो मौलिक कर्तव्य हैं उसमें किस चीज़ की बात नहीं की गई है। तो यहाँ पर ऑप्शन है करों का भुगतान करना, देश की रक्षा करना, सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित करना, वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना। तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना, सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित करना, देश की रक्षा करना, ये मौलिक कर्तव्यों के अंतर्गत हैं दोस्तों। लेकिन करों का भुगतान करने की बात कहीं भी नहीं कही गई है, इसलिए ये आपका क्या बन जाएगा, यहाँ पर आंसर बन जाएगा दोस्तों कि करों का भुगतान करना मौलिक कर्तव्यों में शामिल नहीं है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। किस अनुच्छेद के द्वारा 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार, राइट टू एजुकेशन, मूल अधिकार माना गया है? ठीक है, राइट टू एजुकेशन को मूल अधिकार मान लिया गया है। तो इसका ऑप्शन है अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 21A या अनुच्छेद 22। तो आंसर हो जाएगा 21A दोस्तों। आपको पता होना चाहिए 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा, ठीक है, शिक्षा के अधिकार को जोड़ा गया था दोस्तों। ठीक है, और 21 क्योंकि जीवन जीने का अधिकार भी है और शिक्षा को भी जीवन से जोड़ा गया है। ठीक है, बिना शिक्षा के आदमी को मृत माना गया है। तो जीवन, अगर शिक्षा लेने का अधिकार जीवन जीने के ही समान है, अतः 21A में ही क्या किया गया, शिक्षा के अधिकार को जोड़ा गया है दोस्तों। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी दोस्तों। अगर आपको कोई समस्या होती है तो आप मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, मैं आपकी हर प्रकार की मदद करने को तैयार हूँ। ठीक है दोस्तों, तो आपका समय उज्जवल हो, आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।